स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे संगीत की रचना, स्पोर्ट्स साइंस और इंसानी जज्बा, ये तीनों चीजें आपस में टकराती हैं। देखिए, ये सिर्फ हेडफोन लगाकर गाने सुनने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इस बात को समझने के बारे में है कि कैसे कुछ खास तरह की ध्वनियां या साउंड्स सच में हमारे एथलेटिक परफॉर्मेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकती हैं। तो आज हम इन 6 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे भावनात्मक ध्वनि परिदृश्य के निर्माण से, फिर देखेंगे संगीत के 9 मापदंड, उसके बाद समकालिकता और एथलेटिक प्रदर्शन। फिर हम प्रेरणा की फिजियोलॉजी को समझेंगे, समय और व्यक्तिगत अंतर पर गौर करेंगे और अंत में जानेंगे कि कैसे हम अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं के पार जा सकते हैं। हम सब कभी ना कभी उस स्थिति में पहुंचते हैं, है ना? वो पल जब शरीर पूरी तरह से थक चुका होता है, दिमाग जवाब दे देता है और लगता है कि बस अब एक कदम और नहीं चला जाएगा। लेकिन तभी कोई खास धुन कानों में पड़ती है और अचानक सब बदल जाता है। संगीत उस थकावट के लिए एक अचूक एंटीडोट का काम करता है। तो असल सवाल ये है, आखिर कैसे कुछ साधारण सी ध्वनि तरंगें हमारे शरीर के बायोलॉजिकल सिस्टम को इतना हैक कर लेती हैं कि हम अपनी तयशुदा सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। आइए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, भावनात्मक ध्वनि परिदृश्य का निर्माण। सीधे रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर चलते हैं। अच्छा, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। म्यूजिक कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं है, ये एक बाकायदा इंजीनियर किया गया बायोलॉजिकल स्टिमुलस है। मनोवैज्ञानिकों के सर्कम्प्लेक्स मॉडल ऑफ अफेक्ट के मुताबिक इसे 3 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। पहला है वैलेंस, यानी भावना कैसी है, क्या वो डार्क और उदास है या ब्राइट और पॉजिटिव। दूसरा है आकार, जिसका मतलब है कि वो भावना आप पर कितनी हावी हो रही है। और तीसरा है ऊर्जा, जो शारीरिक अभिव्यक्ति यानी टेम्पो को दर्शाती है। म्यूजिक कंपोजर्स इन्हीं 3 तत्वों को आपस में मिलाकर आपके दिमाग को एक खास तरह की भावना महसूस करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। एक तरह से वो आपकी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, संगीत के 9 मापदंड। देखते हैं कि कंपोजर्स किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी धुन बनाने के लिए संगीतकार मुख्य रूप से इन 9 पैमानों से खेलते हैं। टेम्पो, रिदम, हार्मनी, ये सब उसी का हिस्सा है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? अक्सर इन मापदंडों में किया गया सबसे छोटा और सबसे सरल बदलाव ही सबसे गहरी भावनाओं को आप तक पहुंचाता है। जैसे एक बहुत ही साधारण सी धीमी धुन और गहरा स्वर आपको तुरंत किसी पुरानी याद या उदासी में धकेल सकता है, जबकि एक तेज और दमदार लय आपके अंदर तुरंत एक नई ऊर्जा भर देती है। संगीत की इस क्लिनिकल थ्योरी को जरा इस रॉ और बेहद प्रेरणादायक कोट के साथ जोड़कर देखिए। हम सब जानते हैं कि जीवन हमेशा आसान नहीं होता, संघर्ष और अंधकार तो आएंगे ही। और ठीक यहीं पर वो इंजीनियर किया हुआ संगीत अपना जादू दिखाता है। जब आपका मन भारी हो या शरीर टूट रहा हो, तो सही मापदंडों से बुना गया संगीत आपको उस अंधेरे से बाहर खींचने और दर्द के बावजूद आगे बढ़ते रहने की ताकत देता है। तो चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, समकालिकता यानी सिंक्रोनिसिटी और एथलेटिक प्रदर्शन। अब हम संगीत बनाने की कला से निकलकर हार्डकोर स्पोर्ट्स साइंस में एंट्री कर रहे हैं। एथलीट्स मुख्य तौर पर 2 तरीकों से संगीत का इस्तेमाल करते हैं। पहला है समकालिक या सिंक्रोनस संगीत, जहां आप जानबूझकर अपने कदमों को या अपनी मूवमेंट को गाने की बीट के साथ मिलाते हैं। दूसरा है असमकालिक संगीत, जो बस बैकग्राउंड में बज रहा होता है और आप उस पर ध्यान दिए बिना अपना काम करते हैं। अब जरा सोचिए, जब आप वर्कआउट करते करते पूरी तरह टूट चुके हों और तभी कानों में एक परफेक्ट बीट वाला गाना बजने लगे, तो आपके शरीर के अंदर असल में क्या होता है? इसका प्रभाव सच में चौंकाने वाला है। जब आप समकालिक तरीके से संगीत सुनते हैं, यानी बीट के साथ कदम मिलाते हैं, तो आपकी न्यूरोमस्कुलर दक्षता बढ़ जाती है। इसका सीधा असर ये होता है कि आपकी मूवमेंट ज्यादा स्मूथ हो जाती है और ध्यान दीजिएगा, आपके शरीर को उसी काम को करने के लिए 4.3% कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये कोई छोटा मोटा फायदा नहीं है। दूसरी ओर, असमकालिक संगीत आपके मूड को बूस्ट करने और दर्द से आपका ध्यान भटकाने में मास्टर होता है। भाग 4, प्रेरणा की फिजियोलॉजी। आइए कुछ ऐसे पक्के आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो साबित करते हैं कि ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का वहम नहीं है। 15%, ये सच में एक बहुत बड़ा नंबर है। रिसर्च बताती है कि सही संगीत सुनने से लोगों के थकावट तक पहुंचने के समय में औसतन 15% का सुधार होता है। यानी आप 15% ज्यादा देर तक टिके रह सकते हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। संगीत परसीव्ड एक्सर्शन, यानी आपको कितनी थकान महसूस हो रही है, उसे भी 1.2 पॉइंट तक गिरा देता है। सीधे शब्दों में कहें तो आपका शरीर असल में ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, लेकिन आपको लगता है कि आप कम मेहनत कर रहे हैं।
और ये आंकड़ा भी कम दिलचस्प नहीं है, लगभग 10%। ये ट्रेनिंग वॉल्यूम में होने वाली औसत वृद्धि है। होता क्या है कि जब आप 120 बीट्स प्रति मिनट से ज्यादा तेज गति वाला गाना सुनते हैं तो आपके मस्तिष्क के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में गतिविधि कम हो जाती है, या यूं कहें कि आपका दिमाग शरीर से आने वाले थकावट के सिग्नल्स को इग्नोर करना शुरू कर देता है, और इसी वजह से आप अपनी ट्रेनिंग को लगभग 10% और बढ़ा पाते हैं। डेटा अपनी जगह है, लेकिन ये कोट एकदम सटीक बैठता है। जब आप थकने लगते हैं तो दिमाग में एक आवाज आती है जो कहती है, बस करो, अब और नहीं। संगीत उस शारीरिक दर्द से आपका ध्यान हटाता है और आपके अंदर एक ऐसी जिद पैदा करता है जो उस अनिश्चितता की आवाज को दबा देती है। आपको आगे बढ़ने के लिए इसी भावनात्मक जिद की जरूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, समय और व्यक्तिगत अंतर। ये टूल हर किसी पर एक जैसा काम नहीं करता। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि आपका व्यक्तित्व यानी आपकी पर्सनैलिटी ये तय करती है कि संगीत आप पर कितना असर करेगा। डेटा साफ दिखाता है कि एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी लोगों के प्रदर्शन में संगीत की वजह से 7.3% का सुधार होता है, वहीं इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी लोगों में ये उछाल केवल 2.8% का होता है। इसका मतलब है कि संगीत का अनुभव सबके लिए बहुत ही व्यक्तिगत होता है। अब बात करते हैं टाइमिंग की। कोई भी गाना कभी भी सुन लेने से काम नहीं चलता। इसकी एक क्रोनोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है। वर्कआउट से पहले तेज संगीत आपको फिजिकली जगाता है। वर्कआउट के दौरान एक मीडियम टेम्पो वाला संगीत आपको एक लय में बनाए रखता है ताकि आप लंबे समय तक टिके रहें। और वर्कआउट के बाद धीमी गति का संगीत आपकी हार्ट रेट को नॉर्मल करने की स्पीड को औसतन 7.6% बढ़ा देता है। और तो और गोल्फ पुटिंग जैसे फोकस वाले कामों में भी धीमा क्लासिकल म्यूजिक सटीकता को 11.3% तक सुधार सकता है। और अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम चरण भाग 6 पर पहुंच गए हैं, शारीरिक और मानसिक सीमाओं के पार जाना। साइंस और डेटा से थोड़ा ऊपर उठकर इस फिलॉसफी को देखिए। जब हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारा शरीर ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं, तब जो क्षमता निकलकर सामने आती है वो हैरान करने वाली होती है। अक्सर हम इसलिए नहीं रुकते क्योंकि हम में ताकत नहीं है, बल्कि इसलिए रुकते हैं क्योंकि हम खुद अपनी ही असीमित ताकत से अनजान होते हैं। इसे हम पूरे प्रोसेस का क्लाइमैक्स कह सकते हैं, द ट्रांसेंडेंट रैप। ये जिमिया ट्रैक पर वो आखिरी पल है जहां आपकी मांसपेशियां पूरी तरह से हार मान चुकी होती हैं, लेकिन बैकग्राउंड में बज रहा वो परफेक्टली इंजीनियर किया गया ट्रैक आपको वो चिंगारी देता है जिससे आपका मन और आपकी आत्मा उस दर्द की दीवार को तोड़ देते हैं। और असल में ठीक इसी पल में आप खुद के एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा बेहतर वर्जन में बदल जाते हैं। तो आज की इस चर्चा को हम इस बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिएगा, हमारे और आपके दिमाग के भीतर ऐसी कौन सी ताकत और क्षमताएं सोई पड़ी हैं जिन्हें जगाने के लिए बस एक सही धुन, एक सही फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। अगर संगीत हमें हमारी कल्पित सीमाओं के पार ले जा सकता है, तो असल में हमारी लिमिट है क्या? अगली बार जब आप अपना फेवरेट ट्रैक प्ले करें तो इस बारे में जरूर सोचिएगा।